उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त अपने आसमां के नीचे यानी कि नीले नीले गगन के नीचे हरी हरी धरा पर हम हैं इस वक्त एकलव्य विहार वसुंधरा में, जहां पर हम अपनी बहनों महिलाओं से बातचीत करने आए हैं, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो घर बनाती हैं, महिलाएं ही हैं जो घर चलाती हैं और घर का बजट बनाती हैं। तो आइए उन्हीं महिलाओं से जानते हैं कि आने वाले बजट को लेकर क्या हैं उनकी अपेक्षाएं। तो चलिए समय बिल्कुल नहीं गवाते, रूबरू होते हैं, मिलवाते हैं आपको अपनी आज की खास मेहमान से। मेरा नाम मेरी पहचान में। मेरा नाम बरखा त्रेहन है और मैं पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। तो पुरुषों की आवाज़ उठाने वाली महिला आज महिलाओं की आवाज़ भी उठाने आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे ज़्यादा क्या महिला सशक्तिकरण हो सकता है? बिल्कुल जी। मैं शेफ प्रेटी गोयल, पोएट, राइटर एंड सोशल वर्कर हूँ। मैं आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त कड़ी हूँ और हमेशा ही एक सशक्त कड़ी बने रहना चाहती हूँ। धन्यवाद जी बिल्कुल, नारी हर बंधन में हर कड़ी को जोड़ने वाली है, नारी ही है जो इस विश्व का निर्माण करने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ अर्थशास्त्र विभाग की और समसामयिक विषयों पे अपनी राय रखती हूँ। बिल्कुल, आप अपनी राय यूं ही रखती रहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करती रहिए। स्वागत है आपका। Hello, I am Ravika Agarwal and I am a chartered accountant by profession. बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है नारी शक्ति, जो अलग अलग क्षेत्रों से है। कोई गृहिणी है तो कोई घर के साथ बाहर का काम भी संभालती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ कि आप भी मौजूद हैं टीवी सेट के उस पार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो हर बार हर हफ्ते बिल्कुल ठीक समय पर टीवी सेट के उस पार मौजूद हो जाती है, क्योंकि आप जानती हैं कि आपका अपना शो अपना आसमां का समय हो गया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि बजट आने वाला है। अब बजट आएगा तो आप उस हिसाब से अपने घर का बजट तैयार करेंगी। तो क्या है बजट से आपकी अपेक्षाएं? इसी मुद्दे पर चर्चा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करना चाहूँगी बरखा जी आप ही के साथ। क्या लगता है बजट से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें? जी, बजट से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पे कि मुझे लगता है कि बजट में एलोकेशन जो हो वो एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत एम्फोसाइज़ करूँगी, क्योंकि जब बेटी पढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट होना चाहिए। दूसरा, हेल्थ, बेटियों की हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वो एक माँ है, वो एक जननी है, उसके ऊपर सरकार का फोकस ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए जो भी हम कर पाएँ, जितना भी कर पाएँ उनकी हेल्थ के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ और बातें हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो भी है बजट में, जब एक मैं गृहिणी हूँ तो मुझे एक रसोई में जो भी सामान है या मेरे से एसोसिएटेड जो भी कह लीजिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो गई या किसी भी प्रकार का जो नॉर्मल कॉस्मेटिक्स भी है, या जो भी कॉस्मेटिक वर्ड शायद यूज़ करना यहाँ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो भी एक है उसके लिए मुझे लगता है कि वहाँ पे टैक्स कम से कम होना चाहिए जो महिलाएं यूज़ कर रही हैं। क्योंकि जो महिला है
वो पूरे किचन को चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करती है। पुरुष कमा के पैसे तो लाता है, लेकिन महिला का काम होता है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, उस पैसे से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपलब्धि की जा सकती है, क्योंकि सेविंग्स भी तो करनी है। आपने अभी देखा ये कोविड में क्या हाल रहा है। कोविड में अगर भारतवर्ष की महिलाओं ने जो सेविंग्स नहीं की होती तो आज आप देख ही सकते हैं कि कितना बिल्कुल सेविंग्स भी करनी है, घर भी चलाना है और घर का बजट भी सही तरीके से बनाना है। तो कवि हृदय क्या कहता है, क्या लगता है, आने वाले बजट से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? हमारे आने वाले बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आजकल की महिला आत्मनिर्भर महिला है, आत्मनिर्भर होना चाहती है। घर के साथ साथ वो बाहर भी कदम रख रही है, पुरुषों के साथ, सबके समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जब वो कोई काम करने आगे जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ, अपनी सरकार से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए। एक महिला जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है और अपने घर को भी संभालना चाहती है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए, कुछ विशेष हमें मिलना चाहिए जिससे कि हम उसे अपने देश को और से अधिक आत्मनिर्भर बना सके, सशक्त बना सके। बिल्कुल। प्रियंका जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, किस नज़र से देखती हैं आने वाले इस बजट को? देखिए दीक्षा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बजट बनाया जाता है, गवर्नमेंट भी बजट बनाती है क्योंकि वो भी अपने जो उसकी आमदनी होती है उससे कुछ पोर्शन डिफरेंट चीज़ों में एलोकेट करती है। लेकिन मैं क्योंकि महिला हूँ और वित्त मंत्री भी हमारी महिला हैं, तो मुझे इस बार के बजट से ये उम्मीद है कि जेंडर बजटिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी नीतियाँ हैं उससे 80% महिलाएँ डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। और जो ये योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, चाहे पोषण 2.0 की बात की जाए, चाहे मिशन शक्ति की बात की जाए, और चाहे मनरेगा और उज्ज्वला योजना की बात की जाए, बहुत ढेर सारा अभी फोकस केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी इस बजट पे रहा है। लेकिन मैं एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि जो जेंडर बजटिंग पे जो हम खर्च कर रहे हैं, पिछले 21-22 के आंकड़े में अगर आप देखेंगी तो पूरी जीडीपी का हम केवल 0.7% जेंडर बजटिंग पे लगाते हैं। जब मैं जेंडर बजटिंग की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब कि एलोकेशन ऑफ बजट फॉर द वुमेन, उनको सशक्तिकरण करने के लिए उस बजट को यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी, निर्भया फंड है, उस निर्भया फंड का भी 30% जो बजट डिसाइड किया गया था वो यूटिलाइज नहीं हो पाया। तो मेरा पहला तो ये अपेक्षा है सरकार से कि जेंडर बजटिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए। परसेंटेज टोटल बजट का 4.5% जेंडर बजट पे जाता है। उसके साथ साथ जो एलोकेट बजट है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तीसरी बात, उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी भी सेग्रीगेट डेटा पे हम बात नहीं करते, एग्रीगेट डेटा हम बात करते हैं। जब भी हम देखते हैं तो देखते हैं मेल और फीमेल में कितना जा रहा है, मनरेगा का हमें महिलाओं में कितना खर्च हो रहा है वो हमें पता नहीं चलता है। तो पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगी। दूसरा जो मेरे सबसे ज़्यादा, जैसे अभी बात करी कि हेल्थ और आपका एजुकेशन सेक्टर में, तो वुमेन जो जिसे कहेंगे कि उनकी सुरक्षा को लेकर के और उनके हेल्थ को लेकर के कितना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का स्वास्थ्य, इसे लेकर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ऐसा आपने कहा। अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछूं तो क्या कहते हैं बही खाते अब की बार, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, बजट आते ही जो हमारा सबसे पहला फोकस होता है वो ये होता है कि इस पे हमारे टैक्स इम्प्लीकेशंस पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इस बार हम लोग यही चाहेंगे कि जो हमारे लास्ट डिकेड से इवन जो हमारे टैक्स इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, जो हमारे स्लैब्स रेट हैं, कुछ भी है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि इस बार थोड़ा सा लाइक हमारा जो पुराने टाइम से स्लैब रेट्स चले आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। लाइक कोई डिडक्शंस हमारी हैं, लाइक ATC की हमारी डिडक्शंस हैं जो मतलब 14-15 से ही हमारी 1,50,000 है। तो अगर हम एज अ वुमेन अगर हम बात करें तो इफ़ वी अर्न मोर तो वी सेव मोर, तो वी ट्राई टू सेव मोर, तो वो हम टैक्स में भी चाहेंगे कि हम सेव करें। तो अगर हमारा एक पर्टिकुलरली 1,50,000 पे ही अटका रहेगा
तो इससे हमारा टैक्स कम नहीं होगा। तो एक तो हमारा ATC का पॉइंट इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक डिकेड से चेंज नहीं हुआ है वो इस बार हो। सेकेंडली हम लोग अगर बात करें तो और भी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हमारा टैक्स कम हो सकता है, जो कि हम अपना हाउस प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग इंटरेस्ट शो करते हैं, एक एक्सपेंस शो करते हैं उसको, जो कि बहुत टाइम से उसके लिमिट जो है वो 2 लाख ही आ रही है। इफ़ वी आर टेकिंग अ लोन, अब मैक्सिमम है सर्विस क्लास होता है तो उसमें हम लोग लोन प्रेफर करते हैं, होम लोन होता है, तो उसमें हमारी जो लिमिट है मैक्सिमम पोर्शन हमारा इंटरेस्ट में जाता है और उसकी जो लिमिट जा रही है वो अभी तक 2 लाख ही है। तो हम लोग गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लिमिट थोड़ा इंक्रीज़ करें और हम डिडक्शंस में चाहेंगे कि वो थोड़ा सा हमारी इंक्रीज़ हो इस बार। जी, ये तो हो गए मुद्दे और अपेक्षाएं। जी मेरा एक बिल्कुल point बिल्कुल है, बिल्कुल बरखा जी। मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मेंशन करना अभी ज़रूरी है। जी। हम सब लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या आपको मैं बता सकती हूँ कि मैं बहुत ग्राउंड पे काम करती हूँ, अवेयरनेस नहीं है, महिलाओं को इन योजनाओं के बारे में आज भी नहीं पता है। तो जितना ज़्यादा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग भी अवेयरनेस कर सकते हैं, हम सब मिलकर के अवेयर, इवन सरकारी गैर सरकारी सभी NGOs को सामने आना चाहिए। ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। तो सबको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। राइट पॉलिसीज़ नहीं पता, स्कीम्स नहीं पता, जब तक पता ही नहीं होगा तो उसे लाभ कैसे अच्छा, मिलेगा? अवेयरनेस कैसे आएगी? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम, अगर हम सरकार के अलावा अगर लोगों की बात करें, समाज की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो क्या किया जा सकता है? आपका क्या पॉइंट रहेगा इस मैं पर? यही कहना चाह रही हूँ कि सभी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सरकारी या गैर सरकारी NGOs हैं, जो लोग भी काम करते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इसके ऊपर डिस्कशंस रखने चाहिए। अवेयरनेस तभी होगी और तभी जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं इस देश की, जो इसको अवेल करना चाहती हैं और बहुत आगे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं है तो कैसे अवेल करेंगी? तो हमें आगे आकर इनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूर दराज तक, गांव देहात तक भी जानी चाहिए। ये मेट्रो सिटीज़ में तो चलिए सब लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहते हैं, दूर देहात में नहीं कनेक्टेड है, और बहुत बहुत बड़ा देश है हमारा, जहाँ तक ये बातें पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, और अवेयरनेस होनी भी चाहिए क्योंकि हर महिला को उसके हक के बारे में पता होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है कि अवेयरनेस के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल हम हर मंच पे एक बात कहते हैं कि सोसाइटी नहीं बदल रही, समाज नहीं बदल रहा, इसमें बदलाव आना चाहिए, लेकिन समाज को बनाने वाला कौन है? हम और आप लोग। तो कहीं ना कहीं इस मंच से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हम महिलाओं के हक की बात करते हैं, अपना आसमां की बात करते हैं, तो उस आसमां में जब हम उड़ान भरते हैं तो हमारी कोशिश यही रहे कि ज़मीन में जो है उसे हमें उठा कर लाना है, उस आसमान की उड़ान भरने। तो कहीं ना कहीं हम सबका एक फ़र्ज़ है कि हम अपने साथ और महिलाओं को और बहनों को जोड़ें और उन्हें उनके हक की बात बताएं। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया मैम। यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। हमने मुद्दे बताए, हमने बताया कि अपेक्षाएं क्या हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ती हैं। क्या आप बताना चाहेंगी कि जब हम बजट की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहला इम्पैक्ट महिलाओं पे डालते हैं? सबसे पहले हमारा किचन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, जिसके लिए बच्चों के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फीसेस हो गई हैं। जब हम इस तरह से देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें हमारे बजट में हमें फेवर मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारी किचन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा हर चीज़ पर महंगाई होती जा रही है, हमारी मेडिसिन में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारे ट्रीटमेंट में। तो मुझे लगता है कि हमें इस और ध्यान देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। पर मुझे लगता है कई ऐसी योजनाएं हैं जहां पर आपको ये सहूलियतें मिलती हैं। मुझे लगता है बरखा जी इस बात से शायद सहमत नहीं है। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, अगर हम महंगाई 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 कहते हैं तो साथ से साथ आप ये देखिए ना, सैलरीज कितनी बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स कितना अर्न कर रहे हैं, इंजीनियर्स कितना अर्न कर रहे हैं, मीडिया वाले कितना अर्न कर रहे हैं, दूसरे जो अभी CA बैठी हैं हमारे साथ मैडम, कितना सब लोग कितना अर्न भी तो कर रहे हैं। तो सैलरीज भी बहुत बढ़ी हैं। ठीक है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन हर टाइम हम महंगाई के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो टैक्स रिबेट्स हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए महिलाओं को। इससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ।
आपको क्या लगता है, कैसे देखती हैं डिफरेंशिएशन? स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है, सीए मैडम बैठी हैं तो अकाउंटेंसी पूरी यहीं खोल लेते हाँ हैं। नहीं, आई एग्री विद हर कि ठीक है, इनकम बढ़ रही है, महंगाई के साथ इनकम, नो डाउट आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो हमने देखा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो मतलब उनका जो हाइक आया है अप्रॉक्स 2-3 टाइम्स आया है। एज फार कि हम इनकम टैक्स देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, बट हम लोग गवर्नमेंट से इसके लिए टैक्स रिबेट की बात कर सकते हैं, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। और टैक्स रिबेट है, अब टैक्स हमारा क्या होता है कि हम डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स के रूप में दे ही रहे हैं, बट हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी दे रहे हैं जीएसटी में, जो कि ऑन एन एवरेज हम 18% दे रहे हैं। तो अगर हम सैलरी को देखें तो हम 20% तक टैक्स उसमें दे रहे हैं और 18% हम जीएसटी भी दे रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 30 to 40% तो अपना सैलरी का पार्ट जो है वो टैक्सेशन में गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो गवर्नमेंट से ही कर सकते हैं कि वो इस बजट में एटलीस्ट हमारा जो वो टैक्स बर्डन है वो थोड़ा कम कर सके। जी प्रियंका जी, मेरा एक सवाल है, जो भारत है इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम देखते हैं कि 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बजट कितना सपोर्टिव होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड हमें इकोनॉमी को भी मेंटेन रखना है, ऐसे में लोगों को भी सुविधाएं देनी है, सहूलियतें देनी है, किस तरीके से देखती हैं इसे आप? देखिए दीक्षा जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी इंडिया अपना भारत जो मोदी जी का सपना है विकसित राष्ट्र बनाने का, बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगी कि विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो आधी आबादी की चमक और धमक के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल। कहने का मतलब मेरा ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बने और स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है भी, और हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं 2-3 सेक्टर्स की बात मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि अभी हम पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महिला पायलट हमारे यहाँ हैं, लगभग 12.5%, जो कि यूएस और यूके 5% पे है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सरकार द्वारा और समाज द्वारा, इन दोनों के द्वारा ऐसी आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए जहाँ पे लड़कियों को पायलट की ट्रेनिंग दी गई, और वो आपको देखो ज़मीनी तौर पे वो परसेंटेज हमें दिख रहा है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 64% महिलाएं कार्यरत हैं। लेकिन वहीं जब हम रूरल और अर्बन की बात आती है तो दोनों की संवेदनाएं, दोनों की हकीकत बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जो रूरल महिलाएं हैं उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में ला करके और उसी दौड़ में हमें शामिल करना है, क्योंकि जब महिला स्वावलंबी होगी तो वो किसी भी घर में निर्णय लेने की क्षमता रखेगी, उसके निर्णय को माना जाएगा, आत्मविश्वासी होगी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में वो सोचेगी। तो इसलिए अगर हम बात करें कि विकसित राष्ट्र बनने का सपना बिना आधी आबादी की चमक और दमक से संभव नहीं है, और मैं ये भी कहूँगी कि पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। तो वो हौसला ये आधी आबादी रखता है, बस जनरल बजटिंग में मैं उस पंख की उम्मीद कर रही हूँ। बिल्कुल, वो किसी ने खूब कहा है ना, सपना हो गर्व बुलंद तो सपनों की पहचान होती है, कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। तो अगर आपका जज्बा बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि आधी आबादी के बिना हम विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। सोचेंगे कैसे? कोविड की बात कर लीजिए, मोर देन 50-60% होम केयर देने वाली महिलाएं थी, ज़्यादा पायलट महिलाएं हैं, तरक्की कर रही महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में आगे आने वाली महिलाएं हैं, बुलंदी की कगार पर महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका घर चलाने वाली महिलाएं हैं, खेलों के मैदान में सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली महिलाएं हैं। जब महिलाएं देश में इतनी तरक्की कर रही हैं, देश के विकास में इतना योगदान दे रही हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी आवाज़ क्या है और वो क्या चाहती हैं। तो चलिए सीधे रुख करते हैं नारी शक्ति का और जानते हैं उनके मन में क्या है, टटोलते हैं उनकी अपेक्षाओं को और देखेंगे क्या है उनकी बात, क्या है उनके सवाल। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम मुक्ता वाशने है, मैं एक लोक गायिका हूँ और मेरी बस वित्त मंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वे लोकल फॉर वोकल को ज़्यादा बढ़ावा दें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इच्छा है कि स्वदेशी चीज़ें पर ज़्यादा जोर दें, इस तरह का बजट में लेकर आएँ कि लोग अपना रोज़गार लगाएं, हम नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बने। इसी पर मेरा एक लोकगीत है जो मैंने जन जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया है, वो मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ।
सबसे विनती भरी अपील देसी, तुम सामान ही लइयो, लोकल को वोकल ही करियो, भारत मजबूत बनइयो, लोकल को वोकल ही करियो, भारत मजबूत बनइयो, आपस में सब समझइयो, लोकल ही को घर लइयो, आपस में सब समझइयो, लोकल ही को घर लइयो, विदेशी करके वह शिकार, स्वदेशी ही को अपनइयो, विदेशी करके वह शिकार, स्वदेशी ही को अपनइयो, भारत मजबूत बनइयो, भारत मजबूत बनइयो। क्या बात है। धन्यवाद। बिल्कुल, अगर हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो आत्मनिर्भर भारत में हम सबसे अहम योगदान देंगे। बहुत अच्छी बात आपने उठाई है, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है और मुझे लगता है ये मुद्दा जन जन तक पहुंचना चाहिए कि हम स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करें और उसी को बढ़ावा दें। बहुत खूब। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है, दिल खुश हो गया। लेकिन इसके लिए बढ़ावा कितनी महिलाओं को देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर्स जो बनना चाहती हैं, जो काम करना चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कैसे देश आगे उज्जवल हो, कैसे देश आगे बढ़े, उसमें महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान। आप देखिए वो इतनी दिनों से प्रयास कर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इनिशिएटिव्स लाए और तमाम बातें कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को भी उस टाइम हमें इतनी ज़्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए कि वो खुद स्वयं आकर के इसमें अपना योगदान दे। सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट अगर महिलाएं ये करेंगी तो वो अपने आप ही आत्मनिर्भर भी बन जाएंगी। और जो वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो पैसे नहीं खर्च कर सकती, जो लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग नहीं, वो सब बातें बेमानी रह जाएंगी और सारे डिसिसिव पोस्ट पे वो बैठी होंगी, जैसे हमारी निर्मला सीतारमण। क्या बात है जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं संध्या शुक्ला जी, गृहिणी हूँ और अपनी सरकार से मैं एक ही बात बोलूँगी कि रसोई तो हम लोग चलाते ही हैं, लेकिन वहाँ से जहाँ से सामान आता है पेट्रोल और डीजल, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इतना पेट्रोल में जब महंगाई बढ़ा रहे हैं, डीजल में बढ़ा रहे हैं, तो हमारा रसोई का सामान तो अपने आप ही महंगा हो जाएगा। हमारे मेकअप का सामान, वैसलीन, जितने भी आप जनरल भी सामान ले लीजिए, तो हम जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे यही कहेंगे, भाई महिलाओं के संग संग और लोगों को भी आप राहत दीजिए। पेट्रोल और डीजल में भी अगर आप महंगाई नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग के भी सामान में इतना जीएसटी नहीं लगेगा और हम लोग अपना रसोई अच्छे से चला पाएंगे। हमारा तेल, जो हम लोग कहते हैं तेल बाहर से आ रहा है, तेल की खपत होगी तो सब कुछ बनता है तेल से, तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि आप हम लोग के रसोई का सामान, और सबसे बड़ी बात है पेट्रोल, क्योंकि अभी हम जब आ रहे थे तो कैब से ही आ रहे थे। जैसा कि डॉक्टर प्रियंका जी ने बोला कि महिलाएं बहुत हैं, पायलट बन रही हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है। अभी जब मैं कैब से आई तो मेरे संग जो ड्राइवर थी वो भी एक महिला थी और उसके संग जब मैं बात कर रही थी तो उसने यही बोला कि हम कैब तो चलाते हैं मैम, लेकिन पेट्रोल इतना महंगा है तो हमारी जितनी आवक है उससे ज़्यादा जावक हो जाती है। तो मेरी वित्त मंत्री से, मतलब वो भी एक महिला थी, मैं भी एक महिला हूँ, वो घर जैसे चला रही है, हम भी घर चलाते हैं। मैंने भी सोचा और आज बहुत अच्छा मौका था अपना आसमान के नीचे बैठ के उसकी भी बात, महिला ड्राइवर की बात भी मैं वित्त मंत्री तक पहुंचा रही हूं, मेरी रसोई की बात भी पहुंचा रही हूं, सब हम जन जन की बात पहुंचा रहे हैं कि आप महंगाई को थोड़ा कम करने की कोशिश करिए। मेडिसिन हम लेने जाते हैं, मेरी खुद की शुगर की दवा आती है तो उसमें आप समझिए 20% जीएसटी काट देते हैं वो लोग, तो कितने तकलीफ़ होती है। कई बार तो ऐसा लगता है शुगर की गोली बंद कर दें। तो माननीय वित्त मंत्री से यही निवेदन है कि थोड़ा सा हम महिलाओं की तरफ और जनजीवन की तरफ, सबकी तरफ, पूरे भारत देश की तरफ देख के फिर थोड़ा सा बजट को हम लोगों के हिसाब से हम लोग के अनुकूल बनाएं। थैंक यू।
जी बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं शन्नो श्रीवास्तव हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जो सबसे बेसिक नीड हमारी है एजुकेशन एंड मेडिकल। ये दोनों फील्ड ऐसा है कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं देते हैं तो उसका फ्यूचर ख़राब होता है। उसमें हम किसी तरह की कटौती नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बजट का गवर्नमेंट को बजट का एक अच्छा हिस्सा गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छी तरह से डेवलप करने में लगाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के जो फ़ीस है वो मनमाने ढंग से वसूले जाते हैं। उसमें फ़ीस के अलावा बुक्स पे, कॉपी किताब पे, मतलब हर तरह से मनमाना वहाँ पे चलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में उसी तरह की एजुकेशन, वही फैसिलिटी मिलेगी मिडिल क्लास लोगों को, तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। इससे हमारे घर का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। दूसरा होता है मेडिकल, जो कि अनचाहा है। कोई भी परिवार, कोई भी फैमिली नहीं चाहेगा कि हमें मेडिकल पे पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन वो हमारे वश में नहीं है, वहाँ जाना ही पड़ जाता है। तो सेम वही कंडीशन जो प्राइवेट स्कूल्स का है वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी है। वहाँ जाने के बाद पैसे किस तरह से उड़ते हैं ये हर व्यक्ति, यहाँ बैठे हर महिला समझ सकती है कि वहाँ पे इलाज से ज़्यादा हमें वहाँ के जो उनका जो शो ऑफ है, शायद उस पर उनकी जो फैसिलिटी वो देते हैं, फैसिलिटी के नाम पे हमें पैसा देना पड़ता है। ट्रीटमेंट के नाम पे हम कम पैसा देते हैं, फैसिलिटी के नाम पे ज़्यादा पैसा देते हैं। तो अगर हमें वही ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल जाएगा तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो एक बजट का एक अच्छा हिस्सा अगर गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को डेवलप करने पे लगाएगी तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष वर्ग, मतलब पूरे भारत देश की जनता के लिए ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ मुझे खटकती है जो वो है टैक्स। अगर हम सैलरी पे एक बड़ा टैक्स डिडक्ट करा लेते हैं, उसके बाद कहीं भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ जीएसटी के नाम पे फिर से टैक्स देना, ये बहुत ज़्यादा खलता है। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि टैक्स अगर हम एक बार सैलरी पे दे देते हैं, उसके बाद फिर हर कदम कदम पे टैक्स देते रहना, ये किसी तरह से फेयर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ये डिमांड है इस पे गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए बजट में। जी 2-3 Thank पॉइंट you, sir. ऐड करना चाहूँगी। जी। जैसे शन्नु जी ने बहुत अच्छे पॉइंट रेस किए। एजुकेशन, हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो कि मानव विकास, जब ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं उसके 3 आयाम हैं, जी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। जी तो अभी क्या है, हम जो जेंडर डेवलपमेंट मतलब कि लैंगिक असमानता की बात करते हैं, लैंगिक असमानता में हम बहुत आगे हैं। तो जो कंट्री जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में इक्वल है, मतलब कि जहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर कमा रहे हैं, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप अच्छा है, क्योंकि उनके पास एक पोर्शन बचता है। डबल अर्निंग होते हैं तो उनके पास एक पोर्शन बचता है जो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए खर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी है कि हम वुमेन हाइजीन पे हम उतनी बात नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसा पोर्शन वुमेन हाइजीन को भी लेकर के रखना चाहिए, जिस पे कि उनको विचार करना चाहिए। बिल्कुल ये ऐड कर सकते हैं कि जो सैनिटरी पैड्स हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। जी देखिए इतनी अवेयरनेस मूवीज बना दी गई हैं, अवेयरनेस क्रिएट किया है, सारे एनजीओज लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि सैनिटरी पैड्स पर टैक्स नहीं लगता, उसके दरअसल रॉ मटेरियल पर टैक्स लगता है। हाँ, तो सैनिटरी उसे पैड्स भी का जो हटा हम लोग दीजिए। रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक टैक्स की रेंज है। लेकिन सरकार की कोशिश ये भी है कि आपको जो पिंक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर भी, और उसके अलावा भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड भी आपको सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी स्पेसिफिक जाते हैं तो उसमें अगर हम एक रेंज चूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को भी समझना होगा कि कहीं हमें टैक्स पे करना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद भी ये बात करती हैं कि अगर हमारे पास सैलरी है और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर हमें ये बात नहीं उठानी चाहिए कि हम यहाँ पर टैक्स क्यों पे करें। मैं सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी पैड्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि आज भी बहनें हैं जी जो कहती हैं कि ये नहीं यूज़ करेंगे तो बच जाएगा, जबकि वो उनकी हाइजीन से कनेक्टेड है, उनकी हेल्थ से कनेक्टेड है। कितना ज़्यादा उसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो अगर एक जनरल थॉट आ जाएगा सबके बीच में कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये सस्ता है, तो यूजेज बढ़ जाएगा। बिल्कुल हाइजीन का यूजेज बढ़ जाएगा। बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम मोरिशा है। मेरा सवाल गवर्नमेंट से है इस चीज़ को लेके कि आज जब से कोविड आया है हमारी इकोनॉमी इतनी इफ़ेक्ट हुई है, हमारा सारा
फाइनेंसेस इतना इम्पैक्ट हुए हैं जिसने जन्म दिया है आजकल की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आने वाले बजट में हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या ऐसे रिफॉर्म्स हमारी बजट में लाए जाएंगे जिस वजह से हमारी विमेन एम्पावर्ड फील करें, मोटिवेटेड फील करें, ताकि वो और कुछ नया कर सकें? इसमें तो बेसिकली एज टैक्स प्रोफेशनल अगर मैं बोलूँ तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बेसिकली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे पहले था, काफ़ी ईयर्स पहले था कि जो स्लैब रेट्स थे वो वुमेन और मेन के अलग अलग थे। और कई बार हम क्या होता था कि कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते थे तो उसमें हमारे जो हमें बेनिफिट्स मिलते थे तो हम लोग क्या बोलते थे कि इफ़ यू आर टेकिंग मेल बेस ले रहे हैं तो बेनिफिट्स कम है, फीमेल पे ज़्यादा हैं। तो वो हमारा जो मेन रीज़न था वो यही था कि हमारी स्लैब रेट्स डिफ़र कर रही थी, जो कि अब इक्वेट कर दी गई है। बट अभी इस बजट में हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुमेन की जो स्लैब रेट है वो हमें अलग मिले। लाइक अब हमारा जो टैक्स है अगर हम स्लैब रेट्स में देखें तो 2.5 लाख से 5 लाख तक का है तो वो हमारा नील टैक्स है। बट 5 लाख से 6 लाख होते ही हमारा टैक्स बन जाता है 32,500, राइट। और अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम वुमेन का देखते हैं जो कि अब मैक्सिमम जो हमारी वर्किंग प्रोफेशनल्स वुमेन आ रही है, अगर हम मिड में बात करें तो 7 to 7.5 के बीच में होता है उनका पर एनम सैलरी। तो अगर हम बजट में चाहें तो हम यही बात रख सकते हैं कि एटलीस्ट वुमेन के लिए अप टू 7.5 लाख नील टैक्स होना चाहिए एंड 7.5 to 10 वो हमारा 5% का स्लैब में आना चाहिए। लोन्स लेते हैं अगर हम उन लोन्स को इंटरेस्ट फ्री कर दें फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो विल इट अफेक्ट? ऑफ कोर्स इट विल डेफिनेटली अफेक्ट, क्योंकि अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन का जो मेजर पोर्शन है वो हम इंटरेस्ट में पे करते हैं। करेक्ट। इंटरेस्ट जो है उसकी जो डिडक्शन हमें मिल रही है, एग्जाम्पशन जो हमें मिल रही है वो अप टू 2 लाख है, ठीक है। वो फॉर बोथ जेंडर इट्स सेम। बट जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है लाइक होम रीपेमेंट जो हम करते हैं वो हमारा जो कवर हो रहा है वो 80C में ही कवर हो रहा है, जो हम एग्रीगेट लेते हैं 1,50,000। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी लाइक ये PPF में कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन में कर रहे हैं, हाउस लोन रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इन सब का एग्रीगेट जो जाता है आपका जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 1,50,000। तो अगर हम इंटरेस्ट फ्री करते हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। अभी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट के रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब रेट्स बढ़ा दिए हैं बट उन्होंने एग्जेम्पशन एक्सटेंड नहीं की है। तो या तो एक्सेम्पशन को अगर वो एक्सटेंड करते हैं तो इससे हमारा डेफिनेटली टैक्स में इफेक्ट पड़ेगा और हमारा टैक्स जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक सवाल एक और उठता है। हम ये कहते हैं कि हम महिलाओं को लोन में या तो कंसेशन दे दें या रिबेट दे दें। आपकी बात बहुत जेन्युइन है, लेकिन अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें कि एक महिला को लोन या तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है या फिर बिना किसी इंटरेस्ट के मिल रहा है या फिर उसमें इंटरेस्ट बहुत कम है, तो एक मानसिकता ये भी आएगी अगर मेरी पत्नी को कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है तो मैं उसी से ले लेता हूँ। इसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि वो कंडीशनल होना चाहिए। अगर वाकई कोई नीडी है और उसे ज़रूरत है तो ज़रूरत के आधार पर अगर आप उस लोन को देते हैं तो वो एक सही तरीका होगा। लेकिन अगर हम एक चीज़, एक फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसके बाद हम ये सवाल उठाते हैं कि शायद सरकार ने हमारे लिए नहीं किया, तो वो भी एक चीज़ गलत होगी। जी क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लगता है, मैं सीमा शुक्ला एक गृहिणी हूँ, मुझे लगता है जैसा इन्होंने कहा लोन के लिए, तो मुझे लगता है कि एक गृहिणी को छोटे छोटे अपने रोज़गार शुरू करने के लिए अगर वो चाहती है, उसका मन करता है कि मैं कर सकती हूँ और उसकी इतनी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो जो वो लोन अगर उठाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैम, स्टार्टअप्स की जो इन्होंने बात उठाई है उस पर ज़रूर आप अपनी बात रखें। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो MSMEs को में लेकर के वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत ढेर सारी स्कीम्स सरकार लेके आई है जिसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर हम स्टार्टअप्स में देखें, MSMEs की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 15.9% के लगभग जो महिलाएं हैं वो ओन कर रही हैं स्टार्टअप्स को, MSMEs को, लेकिन अकेले केवल मतलब सिंगल हैंडली चलाने वाली केवल
0.9% महिलाएं हैं, मतलब परसेंटेज उसमें भी बहुत कम है। उस जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत ढेर सारी संवेदनाएं हैं, बहुत ढेर सारी दिक्कतें हैं जो कि रूरल जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाओं के डिफरेंट हैं। तो उनकी कई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनको उनको अपनी फैमिली को भी देखना है, साथ साथ अपने रोज़गार जो उन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं उनको भी देखना है। और उस स्टार्टअप से ऐसा नहीं, बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके भी भविष्य की चिंता उनको करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग तो होता है। लेकिन अभी भी बहुत ढेर सारी महिलाएं स्टार्टअप्स के लिए एमएसएमई सेक्टर्स में अपने आप में आगे नहीं आ रही हैं। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जैसे अर्बन महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो एजुकेशन सेक्टर में सब बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। जो गृहिणी की बात करें वो खुद बहुत पढ़ी लिखी हैं और या तो कुछ टाइम तक उन्होंने नौकरी की होगी और फैमिली की प्रायोरिटीज़ को लेकर उन्होंने जॉब छोड़ के रख दी है। तो मेरा एक ये मतलब सुझाव भी है कि कॉरपोरेट सेक्टर में अगर वो 2% या 3% कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दें कि आप 50% महिलाओं को रोजगार देंगे, उनके लिए वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, तो शायद इससे ज़्यादा वो प्रमोट होंगी, आगे जाएंगी और अपने आप को जो है वहाँ पे स्थापित कर पाएंगी। जी बरखा जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं को अगर सशक्त बनाना है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स में रिबेट, ये सब होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे खामी क्या है, अवेयरनेस की है, लोगों को, बच्चियों को, बेटियों को देश की पता ही नहीं है। तो ये बहनों का, आप सब बहनों का जो यहाँ पे उपस्थित है या जो शो देख रहे हैं, ये आपका फर्ज बनता है। ये सिर्फ बातें ना करिए, एक दूसरे का हाथ थामिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे लेके आइए, आप उसकी प्रेरणा बनिए, सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, एनकरेज करिए। प्रधानमंत्री अकेले क्या करेंगे, आप सब लोग जुड़िए ना, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे को पुल कीजिए, सब लोग सशक्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी स्कीम्स हैं हमारी, उनका इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए कि वो हर गली, हर गांव, हर कूचे तक जाना चाहिए। हर पढ़ी लिखी महिलाएं भी अवेयर नहीं होती हैं। जब हम गांव में जाते हैं, जब हम किसी गरीब से बात करते हैं या काम वाली से बात करते हैं, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता। बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, पर उनके प्रचार और प्रसार में कमी है, वो सब किसी को पता ही नहीं है। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अमूमन आज से पहले मेरा आसमां में ये सवाल मैंने कभी नहीं पूछा, लेकिन आज इस खुले आसमां के नीचे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप में से कोई भी इसका जवाब दे सकता है। सवाल ये है कि क्या जब 2 महिलाएं या 3 महिलाएं एक साथ खड़ी होकर बात करती हैं, तो क्या आपने कभी सुना किसी योजना का प्रचार करते हुए? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने कभी सुना कि कोई फैसिलिटी, कोई स्कीम महिलाओं के लिए आई है और हम अपने पड़ोस में किसी साथ वाली को, किसी दोस्त को या अपनी काम वाली को हम ये बता रहे हैं कि बहन क्या तुम्हें पता है ये सुविधा हमारे लिए है? आई एम डॉक्टर अभिलाषा एंड माय हम्बल सबमिशन हियर इज़ कि हम लोग, जैसे कि आजकल इंफॉर्मेशन मीडिया जो है उसने बहुत हम सब लोगों को सपोर्ट किया है, तो व्हेन यू से कि हम योजना को फॉरवर्ड करें, आजकल क्या है कि हम लोगों का एक अमूमन एंड स्पेशली विद ऑल ऑफ अस हु आर मिडिल एज्ड वुमन, गुड मॉर्निंग का से लेकर गुड नाइट का मैसेज व्हाट्सएप पे हम फॉरवर्ड करते हैं। एट द सेम टाइम वी ऑल ऑफ अस वी मेक ए हैबिट, लेट अस बिकॉज दिस इज अबाउट कोलैबोरेशन, so we must make a habit that we should circulate good things which we have learned. It's not only about, it's not only, but we are actually not doing it. Because this is my because question. the glass ceiling is not with the men. It's not only the concept of the glass ceiling that we face in corporate. It's about there in our own mind. Even if women who are well educated, हम में से बहुत सारी well educated हैं, when who are working, even I have seen, it's been 15-16 years of me working as a professor, and there is hardly even 5% of women who file their own taxes. They are dependent. That is such a small thing. हम बच्चों को कॉमर्स पढ़ाते हैं, है ना, अपने भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बट बिकॉज वी आवरसेल्फ डू नॉट वांट टू टेक दिस इनिशिएटिव, हम अपने आप ही इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ स्मॉल प्लानिंग, व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट इज हैपनिंग, इट्स अबाउट वेरी स्मॉल इन्फॉर्मेशंस दैट वी आर लर्निंग। बिल्कुल, यहाँ से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी आंखों में नमी है तो समझ लीजिए हम में ही कमी है। कहीं ना कहीं हमें अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी, अपनी आवाज़ खुद बनना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि महिला सशक्त है। महिला सशक्त होने के लिए आपकी, मेरी, हम सब की, हर महिला की आवाज़
खुद के लिए पहले बुलंद होनी बहुत ज़रूरी है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं एक शिक्षिका हूँ जी, और शिक्षिका होने के नाते मैं मैम से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम आपस में जब तक एक दूसरे से इन बातों को शेयर नहीं करेंगे, हम अवेयरनेस नहीं लेकर आएंगे, तब तक बदलाव आना मुश्किल है। लेकिन सरकार से भी मेरी ये अपेक्षा है कि एजुकेशन के प्रति, जो मैम ने भी शेयर किया था, कि थोड़ा सा उनको ये कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्योंकि मैं जब भी स्कूल से घर वापस जाती हूँ, कई बार हुआ है कि कैब ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, मुझसे पूछते हैं कि मैम आप स्कूल में पढ़ाती हैं, क्या मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकता हूँ? और तब मेरे पास कोई जवाब नहीं बनता। मैं कैसे उसको बोलूं कि कितनी फ़ीस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन सच में सुधारनी चाहिए और प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कम होनी चाहिए, जिससे हर तरह हमारे जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से बहुत सशक्त हों, चाहे निम्न वर्ग के लोग हैं, हर किसी को पढ़ाई का, शिक्षा का समान मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मैं भारत देश जो है वो इसका एक जो तबका जिसको हम गरीब वर्ग कहते हैं, सबसे अधिक ज़रूरत उन्हें ऊपर उठाने की। सबसे बड़ा उदाहरण मैं यही दूंगी, कहीं आप सिविल वर्क में देखिए, लेडी भी काम करती है और जेंट्स भी करते हैं। वहाँ पे अगर एक औरत भी 10 ईंटें उठा के लेके जा रही है और एक आदमी भी 10 ईंटें, उनकी मजदूरी ज़्यादा होती है, औरतों की कम होती है। तो जो फिज़िकली कमज़ोर है और वो मेहनत उतनी ही कर रही है, फिर भी उसे पैसे कम मिलते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर वो फिज़िकली कमज़ोर होते हुए भी उतने उनके ही बराबर मेहनत कर रही है, फिर भी उसकी दिहाड़ी कम क्यों होती है? आप देखेंगे चाहे रूरल महिलाएं हो चाहे अर्बन हो, दोनों का वर्क पार्टिसिपेशन रेट घटता जा रहा है। हाँ। और ILO की स्टडी आई है जिसमें उन्होंने कहा वे आर द मिसिंग रूरल एग्रीकल्चर लेबर। तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो शन्नू जी कह रही हैं कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है खेतों में, उसको काउंट ही नहीं किया जाता। दे आर यूज जैसे अनपेड लेबर। अगर महिला और पुरुष दोनों अपना खेत चला रहे हैं, वहाँ कर रहे, काम कर रहे हैं, महिला का कोई पार्टिसिपेशन काउंट नहीं होता है। दूसरा बिल्कुल वैलिड है, हम सब खड़े तो होना चाहिए, लेकिन हम होते नहीं हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हाँ ठीक है, हमें इक्वल वेजेस का जो जिस महिला को दिया जा रहा है, कम वेज दिया जाता है, तो वो अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं उठा और उसको दबा दिया जाता है। इवन मनरेगा में भी ऐसे डेटा आए हैं जहाँ पे रूरल एग्रीकल्चर जो लेबर है उनको कम सैलरी दी जाती है। और हम रूरल की बात तो छोड़ दीजिए, हाई क्लास में भी आप जाएँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितनी % ऑफ महिलाएं हैं जो टॉप पोस्ट पे हैं। और टॉप पोस्ट पे होने के कारण क्या होता है कि महिलाएं जो हैं, एक तो बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ भी ख़त्म करती हैं जब वो एक हायर लेवल पे होती हैं, और सारे काम सिस्टमेटिक होते हैं, उन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लेवल पे आकर के अपने आप को विड्रॉ कर ले जाती कि नहीं, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन है, बच्चे का घर है, हमारा घर है, बच्चे की एजुकेशन है, और फिर वो प्रमोशन लेना नहीं चाहती हैं। एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो इतने ड्रॉप आउट्स हैं, जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा है। हायर एजुकेशन में 12% या 13% जो है वो लड़कियां हैं, वो हाईली एजुकेटेड होती है। तो इस चीज़ जो रूट कॉज है, जो लूप होल से जो लैकुना है, उसको कम करने की ज़रूरत है। अगर गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन को आपको प्रमोट करना है ना, तो उसमें लगने वाले सारे खर्चे को सब्सिडाइज कर देना चाहिए। अगर कोई भी लोन ले रहा है पेरेंट गर्ल्स चाइल्ड को बाहर, क्योंकि अगर बेटे को भेजना है तो इजीली वो कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है इतना है आप चले जाओ, बट सेम अगर उसी इक्वल उस पे है तो लड़कियों के लिए थोड़ा हेजिटेट होते हैं। देखिए बहुत सारे एनालिसिस हैं जहाँ पे बॉयज़ भी जो हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ना ला करके मैं तो चाहूँगी कि हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, जो बड़े बड़े अवार्ड ले जाती हैं, जो ये बड़े फिगर्स हैं जो महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बीड़ा उठाते यार? सब क्यों सोचते हैं कि सरकार कर देगी? हमें आगे आना चाहिए ना, उनकी मदद करिए। जहाँ गलत हो रही है, अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। दीक्षा जी जैसे आज आप ये शो कर रही हैं, इससे कितनी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। ऐसे ही खड़े होना चाहिए ना हम दोनों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, ना कि सिर्फ कमी और दोष और ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं। भारत देश बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर प्रयत्न,
हर प्रयास किए जा रहे हैं और इसको आप मानिए ना मानिए, आज इसी वजह से इतना पार्टिसिपेशन है, चाहे वो पायलट्स का कह लीजिए, चाहे डॉक्टर्स का, गाइनीज देख लीजिए, चाहे किसी भी मीडिया देख लीजिए, चाहे किसी भी IT फील्ड देख लीजिए, भरमार है लड़कियों के। HR देखिए क्या बढ़िया पोस्ट पे बैठी हुई हैं, कितना बढ़िया काम कर रही हैं लड़कियां। आप देखिए कहीं भी एथलीट्स भी देखिए ज़्यादा गोल्ड मेडल लड़कियां लेकर बिल्कुल, इन्होंने कहा कि एथलीट्स को देखिए ज़्यादा गोल्ड मेडल लड़कियां लेकर आ रही हैं। आपने वेजेस का, इक्वल वेजेस का एक पॉइंट उठाया। मैं यहाँ पर एक अच्छी खबर भी देना चाहूँगी। हम लोग कहते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि यही डिफ्रेंसिएशन खेल के मैदान में भी हुआ करता था। जो महिला खिलाड़ी हैं उन्हें कम वेजेस मिलती थी, पुरुष खिलाड़ियों को ज़्यादा वेजेस मिलती थी। और सबसे पहली जो इसमें मैं कहूँगी जो सबसे पहला कदम उठाया वो ICC क्रिकेट ने उठाया और उन्होंने महिलाओं की वेजेस और पुरुषों की वेजेस को इक्वल कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेप भी है, मतलब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी आवाज़ बुलंद हो रही है और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। जी क्या कहना चाहते हैं? जी बताइए। जय हिंद मैम। मेरा नाम अंशु त्यागी है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ जी। अभी जैसे मैम ने बोला कि हम लोगों को आगे आना चाहिए, हम लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए और हम लोग देते हैं। हम एक दूसरे पे क्यों टाल रहे हैं? हम लोग देते हैं। हम एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पे हर कंपनी, हर स्कूल में हम लोग वर्कशॉप दे के आते हैं। तो कहने से नहीं होगा, हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे NGOs हैं उसी चीज़ पे, इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। और रही बात बजट की, तो जो हर महिला, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं माननीय हमारी वित्त मंत्री जी से कि भाई महिलाओं की सुरक्षा को लेके हम लोग क्या करें। तो मेरी वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्कूलों में आर्मी ट्रेनिंग का सेशन जरूर चलाइए महिलाओं के लिए। इससे अच्छी ट्रेनिंग, अगर इतनी ट्रेनिंग हमें मिलती है तो इससे अच्छी सुरक्षा क्या होगी हम लोगों के लिए। तो अभी तक भी हम उस चीज़ पे भी प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं कि हम आर्मी के लिए भी हम इसमें आर्मी ट्रेनिंग का सेशन डालें स्कूलों में, और वो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा सेक्टर आता है कि मतलब आगे बढ़ने के लिए हमने क्या करना चाहिए। MSME पे अभी तक हम लोग ने बात नहीं की, जिसका कि GDP में 30% का हिस्सा हम लोग उसमें बढ़ाते हैं। GDP हमें 30% में, हमारा एक मेन स्तंभ है हमारा MSME जो है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो हैं, उस पर जो महिला हैं अभी तक 14% महिलाएं उसमें ऑनर के रूप में काम कर रही हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए और उस पर महिलाओं को रिबेट दी जाए। जहाँ रिबेट की आवश्यकता है वो वहाँ है कि महिला इस क्षेत्र में आगे बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो वहीं से स्टार्टिंग हम लोगों की हो रही है। और तीसरे पॉइंट में जैसे अभी मैं सुन भी रही थी मेडिकल को लेके, तो क्यों ना हमारी सरकार एक मेडिकल हेल्पलाइन नंबर सिर्फ महिलाओं के लिए जारी किया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सी स्थिति में हम लोग समाज में देख रहे हैं जहाँ बहुत बुजुर्ग माता पिता को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति आती है कि उनके लिए भी हम लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है, बच्चे वापस नहीं आते लेने के लिए। तो कम से कम हमारे पास में एक ये नंबर रहे मेडिकल का कि भी हम उनको कांटेक्ट करके उनको बुला सकें, और एक सिंगल विंडो के द्वारा कम से कम जो महिलाएं हमारी हैं, एक सिंगल विंडो इस तरह की बनाई जाए कि जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग भी ले सकें, हमारे सेशन भी चल सकें, और हम लोग ये समझ सकें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। दरअसल ओल्ड एज हेल्पलाइन में माता पिता दोनों को शामिल करते हुए, दोनों को शामिल ओल्ड एज की आप कह रहे हैं कि एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। हाँ जी। बड़ा वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। जी बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? मेरा महंगाई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आजकल हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि लोगों ने पार्टियां कम नहीं की, घूमना कम नहीं किया, कुछ कम नहीं हुआ, सिर्फ हम महंगाई महंगाई चिल्लाते रहते हैं, है ना। तो वो मुद्दा नहीं है। दूसरा, हम एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें, सबसे बड़ी बात यह है। और जहाँ हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको हम बढ़ावा दें। सरकार से मेरी बस यही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ सकते हैं, जो जिनको अभी फैसिलिटी मिल रही नहीं है और वो फीस भी नहीं दे सकते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा देना है हमें। मैं ये कहना चाहूँगी, हम बजट के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो बजट हिलता कैसे है। बजट हिलता ऐसे है कि सबसे बड़ी बात, अगर बजट हिल रहा है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह आप गवर्नमेंट स्कूल में दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल की उतनी वो नहीं है फीस जितनी प्राइवेट स्कूल की फ़ीस होती है, ठीक है। और रही बात हेल्थ के बारे में, नॉलेज होते हुए भी लोग पान, गुटखा, सुपारी,
सिगरेट, दारू सब चीज़ ले रहे हैं, और जब बीमारी हो जाती है फिर कहते हैं कि हमको ये बीमारी कैसे हुई। गवर्नमेंट में नहीं भागते हैं, प्राइवेट में भागते हैं। प्राइवेट तो अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन आपके लिए वो पैसे तो ले रहा है। मैं फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ। कोरोना से पहले मैंने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था। प्राइवेट में मेरी ट्रेनिंग होती थी, मैं ट्रेनिंग में जाती थी, लेकिन जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए होते थे और उनको वो क्या जैसे उनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है, तो वो अगर कोई मेडिसिन वगैरह भी कुछ मंगा रहे हैं तो ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं मंगाते थे। लेकिन जिनका इंश्योरेंस हो रखा है वो उनकी अपना जो सामान भी मंगाते थे तो उसमें क्या कहते हैं, ग्लव्स, टिश्यू और भी जो चीज़ें मंगाना होता था वो मंगा लेते थे, और जो होता है वो पेशेंट में इंक्लूड हो जाता है, उसी के पैसे में जाता है। मैम हियर 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी बदलाव की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं या किसी भी तरीके की और बात करते हैं, हम समाज में किसी भी वर्ग को, चाहे वो निम्न वर्ग हो इन टर्म्स ऑफ इनकम, या हम जेंडर की बात करें, डिफरेंट जेंडर हो, हम तो आजकल तो थर्ड जेंडर को भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। हम किसी भी तरीके की बात करते हैं वो सिर्फ तभी संभव है जब हम सब मिलके उसके बारे में बात ना करें, उसके लिए एकजुट होकर काम करने की सोच रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट मैं यहाँ पे उठाना चाहती हूँ कि हम इक्वल वेजेस फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं, हम कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें एम्पैथी डेवलप करने की ज़रूरत है कि हमारे घर में हस्बैंड इज़ अर्निंग, वाइफ इज़ नॉट अर्निंग, इफ़ then are we giving equal importance to the woman who is putting all efforts to make the house run? That is also, it is in foreign countries it is equitable. हम यूएन ने ये मुद्दा उठाया है कि कितना सारा जो है वो वुमेन इज़ वर्किंग, बट वो कैसे होगा? बदलाव तो हमें शुरू करना है ना, हमें समझाना है अपनी आगे वाली जनरेशन को, एम्पैथी को डेवलप करने के लिए तो हमें जुड़ के ही काम करना पड़ेगा। बातचीत करने से मुद्दा आगे आएगा, पर सॉल्व करने के लिए ऑल ऑफ अस वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स व्हाटएवर इज़ द कॉमन गोल। दैट्स माय पॉइंट। मेरा बजट से ये उम्मीद है कि जो सर्विस क्लास के लिए जो कि सिर्फ 3% हमारी पूरी आबादी में से लोग टैक्स पे कर रहे हैं ईमानदारी से, उनको कुछ रिबेट मिलनी चाहिए और कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो बहुत प्रॉस्पेरिटी है हमारी सोसाइटी में। लोग फॉरेन कंट्रीज़ जा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। अभी जैसे हमारी बात चल रही थी कि हम फीमेल्स आपस में शेयर नहीं करती हैं इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले शायद मैं मैम को बताना चाहूँ। मैम कह रही थी कि हम डायबिटीज़ की दवाई खाना छोड़ दें, तो मैम प्रधानमंत्री जन औषधि है, वहाँ इतने नॉमिनल रेट्स पे सब कुछ मिल रहा है, तो बिल्कुल मैं आपको तो मतलब आप वहाँ से लीजिए। और मतलब और सैनिटरी पैड्स की अभी बात हो रही थी, तो हम ब्रांड पे जाएं वो हमारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन नॉमिनल रेट्स पे मतलब बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, आप वहाँ से सैनिटरी पैड्स लीजिए। तो प्रधानमंत्री मतलब गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बस वो अवेयरनेस की, जैसे मेन अभी सब अवेयरनेस चल रहा है। तो मैं आपको अपनी एक शेयर करना चाहती हूँ कि अभी मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला है अभी हुबली कर्नाटक में, और मेरे अवेयरनेस सॉन्ग्स के लिए ही मिला है। मैंने कई मुद्दों पर अवेयरनेस सॉन्ग्स बनाए हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने मुझे अवार्ड दिया है इसी चीज़ के लिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पर चल रहा है, तो अगर मैम कहें तो मैं 2 लाइन। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा एक सॉन्ग है, बेटियों को खूब पढ़ाओ ये नाम करेंगी रोशन, बेटियों को खूब पढ़ाओ ये नाम करेंगी रोशन, इस काम में साथ तुम्हारे है संसद टीवी चैनल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के घर आने से लक्ष्मी घर में आती है, धन दौलत से घर भर जाता, खुशियाँ सी छा जाती हैं, तुम ऐसा जश्न मनाओ, नाच उठे घर आंगन, तुम ऐसा जश्न मनाओ, नाच उठे घर आंगन, इस काम में साथ तुम्हारे है अपना संसद चैनल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू।
तो चलिए, आपने सुनी है नारी शक्ति की आवाज़ और वक्त हमें इशारा कर रहा है कि हमें आपसे विदा लेनी है, लेकिन जाने से पहले मौका है और दस्तूर भी है, क्योंकि महिलाएं यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं और ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में रंग भरने वाली महिलाएं ही हैं। उन्हीं के होने से ज़िंदगी खूबसूरत होती है। तो चलिए, इस खूबसूरत ज़िंदगी के नाम आपका एक संदेश। ये देश बहुत खूबसूरत है, देश से मोहब्बत करिए, आपसी प्यार बढ़ाइए, बस यही संदेश देना चाहूँगी। जी, आपसी प्यार बढ़ाइए। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपका इस ज़िंदगी के नाम संदेश। सहयोग आपका शक्ति हमारी, सहयोग आपका शक्ति हमारी, आशीष आपका संपत्ति हमारी, आशीष आपका संपत्ति हमारी, विचार आपके प्रेरणा हमारी, विचार आपके प्रेरणा हमारी, इजहार आपका और जीत कामयाबी हम सब की, जीत कामयाबी हम सब की। क्या बात। जी प्रियंका जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाला बजट और हमारी जो केंद्र की सरकार है वो नीति और नियति की पारदर्शिता के साथ हम विश्व गुरु बनने के राह पे अग्रसर हैं और आने वाला जो समय होगा विश्व में वो भारत का होगा और आने वाला समय भारत में वो महिला शक्ति मातृशक्ति का होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। आने वाले बजट से जो भी हमें उम्मीदें हैं, जो भी मैटर है अवेयरनेस को लेकर, टैक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो ठीक है, बट आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है एज अ टैक्स प्रोफेशनल फॉर टैक्स प्लानिंग, या आप लोग अवेयरनेस चाहते हैं फ्रॉम अ CA, फ्रॉम योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विथ यू। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नारी शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ आई, हमें इतना सारा समय दिया, आपने अपनी बात रखी और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी बातों ने, आप सबकी अपेक्षाओं ने वहाँ बैठी हमारी बहनों को ज़रूर छुआ होगा और आपकी आवाज़ भी इनमें से किसी की आवाज़ बनकर ज़रूर आई होगी और आपके सवालों का भी जवाब निकलकर यहाँ आपको ज़रूर मिला होगा। बहरहाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ कि इस खुले आसमां में महिलाएं अपनी उड़ान निरंतर भरती रहें। अभी के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से